हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आज जो है लेक्चर फर्स्ट होगा, है ना। इसका अनाउंसमेंट जो है ऑलरेडी कल कर चुके हैं कि सीएपीएफ एसी, स्पेशली सीएपीएफ एसी पेपर 2 के लिए इस क्लास को रनिंग करने जा रहे हैं। कल का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी कल कर चुके हैं। आज जो है पहला लेक्चर होगा कंप्लीट गाइडेंस के साथ, एक बैटल फील्ड लेक्चर यहाँ पे डिसीजिव होने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक जो इनिशियल फेज होता है, एक जो शुरुआती दौर होता है, वहां से हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है। पहला लेक्चर होगा, स्टार्ट करते विद द फर्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें से पहले तो हम ये जानना है कि सिलेबस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब न्यू रखेंगे और न्यू ऐसा स्ट्रांग करके रखेंगे कि जब फाउंडेशन बनेगा, है ना, जब लेवल आएगा, यूपीएससी का लेवल आएगा, तो उसको अच्छे तरीके से टच कर पाए। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में व्हाट इज द सिलेबस ऑफ स्पेशली सीएपीएफ एसी एंड व्हाट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यूपीएससी डिमांड, स्पेशली सीएपीएफ एसी डिमांड्स विथ अस। क्लियर है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि सिलेबस क्या होता है ना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को तो सिलेबस ही नहीं पता होता है, तो सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, टोटल 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर का तो बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड पेपर का। अब ये जो सेकेंड पेपर है, एक्चुअली सेकेंड पेपर का नाम है जनरल स्टडीज एसे और कॉम्प्रिहेंशन। 3 वर्ड जुड़ा हुआ है, पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर सिलेबस में मास्टर कर लिए जाओ, है ना, तो अननेसेसरी का जो हम लोग कवर करते हैं वो पूरा यहाँ पे छूट जाएगा। जो टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है, जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि एट प्रेजेंट अगर देखोगे तो हमें ये तो पता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि क्या नहीं पढ़ना है। पॉइंट समझ आ रहे है ना। हमें ये तो पता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या नहीं पढ़ना है। और जो क्या नहीं पढ़ना है वही चीज हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि अभी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो पूरा मार्केट में हर एक चीज के बारे में तो पता है, बुक्स भी अवेलेबल हैं, बुक्स के साथ हर एक लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, अगर ये पता चल जाएगा तो क्या पढ़ना है ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और जब क्या पढ़ना है ये पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली एग्जाम यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यही तो एक मेन यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, सिलेबस में सिंपल सा 3 वर्ड डिकोड किए गए हैं। एक वर्ड यहाँ पे ऐसे है। अब ये ऐसे को अगर थोड़ा सा यहाँ पे कवर करोगे तो मैं यहाँ पे पीवाईक्यू भी रखा हूँ, पीवाईक्यू भी एनालिसिस करने वाले हैं, है ना, टेंशन नहीं लेना है। हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे जिस तरीके से सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं वैसे ही ऐसे यहाँ पे कवर करना है, क्या समझना इस चीज को। ये जो एग्जाम है स्पेशली ये वाले जो यूपीएससी का एग्जाम है, और यूपीएससी एक होता है सीएससी एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और एक होता है यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम। मैं अदर एग्जाम के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस में भी ऐसे पूछे जाते हैं और यूपीएससी सीएपीएफ एसी में भी ऐसे पूछे जाते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो स्टूडेंट, जो मोस्टली जो फिजिकल फिटनेस वाले स्टूडेंट होते हैं, जो कि फिट हैं, वो लोग एक्चुअली ये लोग एग्जाम देते हैं सीएपीएफ का, प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का, वो लोग एग्जाम देते हैं सीएपीएफ एसी का। और हम लोग यहाँ पे स्पेशली पेपर 2 का ओरिएंटेशन कर रहे हैं, तो पेपर 1 को तो अभी भूल जाओ। इस लेक्चर तक थोड़ा टाइम के लिए पेपर 1 को भूल जाओ, क्योंकि ये लेक्चर जो है पूरा पेपर 2 वाले लेक्चर हैं, पेपर 2 का क्लासेस हैं, पूरा डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डेडिकेट बस होना, जब इतना हमारे साइड से इफर्ट लग रहे हैं तो थोड़ा सा बस डेडिकेट होना, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है ना इस एग्ज़ाम को। तो जो सिविल सर्विस वाले स्टूडेंट हैं ये लोग भी सीएपीएफ का एग्ज़ाम देते हैं, सिविल सर्विस वाले स्टूडेंट भी सीएपीएफ एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे। और ये जो सिविल सर्विस वाले जो स्टूडेंट हैं ये लोग यूपीएससी का लेवल का प्रिपरेशन किए हैं, है ना, मतलब यूपीएससी का जो ऐसे होता है जिस तरीके से लिखते हैं उसको वो लोग प्रिपेयर किए हैं, और उसी ऐसे को मोस्टली जो है प्रोबेबली और 100% चांस यही होता है कि सीएपीएफ में वैसे ही लिख के आएंगे। तो हमें क्या करना है एज ए सीएपीएफ स्टूडेंट, हमें भी ऐसे ही, हमें जो सिविल सर्विस स्टूडेंट लिख रहे हैं जिस तरीके से ऐसे को लिख रहे हैं उसी तरीके से उसी का लेवल का हमें लिखने का ट्राई करना है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बातें हैं, ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकली हैं। मैं चाहता हूं तो ऐसे भी बोल सकता हूं कि सीधा सीएपीएफ एसी लेवल का लिखो,
लेकिन सीएपीएफ एसी का एक और लेवल आता है सिविल सर्विस, और सिविल सर्विस वाले स्टूडेंट भी ऐसे लिखेंगे। पेपर 2 में सिविल सर्विस वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे एग्जाम देंगे, पेपर 2 भी लिखने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, हर एक चीज लिखेंगे। लेकिन हमारा क्या एक्स्ट्रा होना चाहिए? हमारा एक्स्ट्रा वही होना चाहिए कि कुछ पॉइंट आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टूडेंट लिख रहे हैं ना सिविल सर्विस वाले, उससे भी या फिर उसी को यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंस देते हुए इक्वल लेवल में हमें लिखना है। ये पॉइंट को बस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वो लोग भी स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम देते हैं। पहला पॉइंट ऐसे आ गया, क्योंकि ऐसे से ही क्वेश्चन यहाँ पे 80 मार्क्स का आ रहे हैं। 80 मार्क्स का तो अकेला हैंडल यहाँ पे ऐसे ही कर रहे हैं। और हमें इतना भी टारगेट नहीं रखना है कि 150 आ रहा है, 200 मार्क्स ला रहे हैं, नहीं, हमें उतना जाने तक जरूरत नहीं है। जितना सबसे ज्यादा स्कोर करोगे, मैं कल भी इस क्लास में, कल के क्लास जो हुआ था कंडक्ट किए थे, उसमें भी वही चीज बताया कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2 को क्वालिफाई कर लोगे तो मेरिट में आ जाओगे, लेकिन टॉप में चाहिए तो पेपर 2 को सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, पेपर 2 में अच्छा खासा मार्क्स लाना पड़ेगा। मेरिट में तो दोनों पेपर को क्लियर करके लाना पड़ेगा, है ना, नो डाउट। लेकिन अगर पेपर में कवर करके, है ना, और पोस्ट मन चाहे जो प्रेफरेंस डालते हैं वही प्रेफरेंस के हिसाब से अगर पोस्ट मिले, मेरिट में आना है, टॉप में आना है, तब पेपर 2 में ज्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। पेपर 1 में तो करोगे ही करोगे, और हर स्टूडेंट का जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो पेपर 1 होता है, और जो निगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं पेपर 2 हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में पेपर 2 रिटेन होते हैं। बात ये समझना है। पढ़ सब लोग रहे हैं, पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट, चाहे सिविल सर्विस वाले हो चाहे सीएपीएफ वाले हो, सब लोग ऐसे को ही पढ़ के जाएंगे, सब लोग रिपोर्ट पढ़ के जाएंगे, लेकिन लिखने के यहाँ पे स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब ये कहाँ से स्टाइल चेंज हो जाएगा? ये पूरा प्रैक्टिस से स्टाइल चेंज हो जाते हैं। तो जो स्टूडेंट बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अच्छे तरीके से अपने पॉइंट को रख पाएंगे, है ना, वर्ड लिमिट में रख पाएंगे, एक प्रॉपर फॉर्मेट में रख पाएंगे, उसी का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। उसी स्टूडेंट का मार्क्स पेपर 2 में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पेपर 1 को तो सब जो है पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पेपर 2 में अब थोड़ा सा हमारे पास डिस्क्रिशनरी होता है कि हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। अब पेपर 1 में एक्चुअल में क्या होता है कि पेपर 1 में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कोई भी स्टूडेंट पढ़े रहो ना पढ़े रहो, एक ऑप्शन बस सही होगा, है ना। पढ़े हैं तब भी एक ऑप्शन को टिक लगाएंगे, नहीं पढ़े तब भी एक ऑप्शन को टिक लगाएंगे पेपर 1 में। पेपर 2 के केस में पूरा डिफरेंट होते हैं। अगर अच्छे तरीके से पढ़ के जाओगे तो मार्क्स फेस करना इजी हो जाएगा, और पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर रैंडमली कुछ भी लिख के आएंगे, स्कूल लेवल का लिखेंगे, तो फिर मार्क्स वहां पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना पेपर 2 में भी पेनाल्टी पड़ता है, पेनाल्टी जो है पेपर 2 में पड़ता है, ध्यान रखोगे। पेनाल्टी किस तरीके से होते हैं, जैसे कि फॉर्मेट में ध्यान नहीं दिए, है ना, जो क्रॉस लेवल होता है वहां पे लिख दिए हो, या फिर वर्ड लिमिट बहुत ही ज्यादा एक्सपांड कर दिए हैं, तो कई यहाँ पे सिनारियो होता है, कई सिनारियो भी देखने को मिले हैं। तो एक पेनाल्टी की वजह से, क्यों पेनाल्टी पड़ा, क्योंकि हमें उसका फॉर्मेट नहीं पता है। तो एक वर्ड होता है ना रिकमेंडेड करके, इसके जगह आगे में लग जाता है नॉट। और नॉट क्यों लगा? क्योंकि हमें यहाँ पे पेनाल्टी मिल गया। तो पेनाल्टी यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, थोड़ा सा पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखोगे। बाकी ऐसे जो है खुद अकेला 80 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। कल के सेशन में जो है 2 पार्ट में पूरा स्ट्रेटजी को डिस्कस किए थे, है ना। जब अनाउंसमेंट हुआ था तो उसमें 2 पॉइंट यहाँ पे बताया था, एक जीएस वाले सब्जेक्ट होता है और एक जो होता है वो ग्रामर वाले पोर्शन को बोल सकते हो। तो ग्रामर वाले जो पोर्शन टोटल 60 मार्क्स के आते हैं, पूरा फ्री के मार्क्स होते हैं, है ना। और ग्रामर का जो स्पेशली मैं बात करूं, डू एज डायरेक्टेड वाला हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, जो 25 मार्क्स के आते हैं डू एज डायरेक्टेड मिला के, तो ये तो और पूरा फ्री के मार्क्स हैं, 25 मार्क्स। स्ट्रेटजी अगर जानना है तो पहले क्लास को देखना, जब अनाउंसमेंट किए थे ना, तो वहां पे पूरा डिकोड किया था, पूरा प्रैक्टिकली रियलिस्टिक एग्जांपल देके वहां पे डिकोड किए हैं। तो 25 मार्क्स यहाँ पे तो फ्री आ गए। टारगेट कितना होना चाहिए? 100 प्लस का। टॉप में आना है, मेरिट में आना है, तो एटलीस्ट 100 प्लस तो यहाँ पे आना ही चाहिए। अब ये नहीं बोलने वाले हैं यार, और मैं भी ये नहीं बोलूंगा कि 80 मार्क्स का जो है पूरा ऐसे आ रहे हैं तो 80 आउट ऑफ 80 आ जाना चाहिए, 80 आउट ऑफ 80 ला लो। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि 70 आउट ऑफ 80 ला लो, 70 मार्क्स ला लो, 60 मार्क्स ला लो, ये भी नहीं बोलूंगा। लेकिन एवरेज जो लाना चाहिए उतना मार्क्स तो आ सकता है ना। एवरेज जो आना चाहिए उतना मार्क्स आ सकता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज ये वाले पोर्शंस को करना, 60 मार्क्स वाले जो पोर्शन है वहां से अच्छा खासा
नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अगर सही करोगे तो वन मार्क्स का है तो 1 मार्क्स से मिलेगा, उसमें कोई नंबर कटने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे जब लिखोगे तो ऐसे में तो मार्क्स कटने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ग्रामर हो गया, डू एज डायरेक्टेड हो गया, जहाँ पे है ना एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पूछते हैं, नरेशन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन टैग पूछे जाते हैं, तो सही करोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा, गलत करोगे तो पूरा मार्क्स कटेगा। तो ये तो फ्री के मार्क्स ही बोल सकते हो ना सीधी सी बात इसको। तो कवर करके जाओगे तो यहाँ से 60 में एटलीस्ट जो है 40 मार्क्स, है ना, 40-45 मार्क्स यहाँ तक तो स्कोर ही कर पाएंगे। उसके बाद बच गए ऐसे, रिपोर्ट, है ना, और आर्गुमेंट। अब इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इफर्ट करके इसके हम लोग जो है 100+ मार्क्स लेके जाना है। तो पहला हो गया ऐसे के बारे में समझ आ गया। उसके बाद आता है यहाँ पे सेकेंड वर्ड, यहाँ पे दिए गए हैं जर्नल स्टडीज। जर्नल स्टडीज, जर्नल स्टडीज में क्या क्या आते हैं, नाम ही है इसका जनरल। जनरल मतलब होता है जिसमें से जियोग्राफी भी देखने को मिलेगा, हिस्ट्री भी देखने को मिलने वाले हैं, साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो जितना सब्जेक्ट हम लोग पेपर 1 में कवर करते हैं सेम वही सब्जेक्ट होता है जनरल स्टडीज का। और इस टाइप के क्वेश्चन और जनरल स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी प्रेजेंटली। ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा हूं तो इसको कवर करते नहीं, यहाँ पे नहीं है, वो ईयर का क्वेश्चन नहीं है, है ना, ये तो 2025 का ही रिसेंटली वाला क्वेश्चन है। आई थिंक वो जो क्वेश्चन है वो 2024 में पूछे गए थे, उसमें ये बोले गए थे कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जितना भी यहाँ पे एक्शंस लिए गए हैं, है ना, या फिर उसके काउंटर अगेंस्ट में प्रेजेंट मूवमेंट हुआ था, प्रेजेंट रिवॉल्ट हुए थे इस टाइप के। तो प्रेजेंट रिवॉल्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ का टॉपिक है, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। देखो यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल सिलेबस में दिए हुए हैं, इसलिए वो पूछे गए थे। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो करंट में है, मोस्टली पूछे जाते हैं, है ना, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि मोस्टली जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक होते हैं, जो हॉट टॉपिक होते हैं, वहां से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन सिलेबस को भी भूलना नहीं है। एक क्वेश्चन आ गए थे देखो कॉलोनियल वाला, तो ऐसा समझेंगे कि क्या कि वो सिलेबस है या फिर आउट ऑफ सिलेबस पूछ ले, नहीं, सिलेबस में क्लियरली मेंशन यहाँ पे किए गए हैं। तो जनरल स्टडीज में जो पेपर 1 पेपर 2 के बारे में हम लोग कवर करते हैं, स्पेशली पेपर 1 में, तो पेपर 1 में जितना भी सिलेबस कवर करते हैं वो भी पेपर 2 का पार्ट है। डायरेक्टली बोल लो चाहे इनडायरेक्टली बोल लो, जो पेपर 1 में कवर कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो पूरा पेपर 2 का पार्ट होता है। ठीक है, फिर आता है एक कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन से ध्यान रखना, ये कॉम्प्रिहेंशन स्कूल लेवल कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। और अगर स्कूल लेवल वाले कॉम्प्रिहेंशन लिख के जाओगे तो पूरा मार्क्स यहाँ पे कटने ही वाले हैं। स्कूल लेवल में क्या करते हैं कि जो पैसेज दिए हुए हैं उसी पैसेज का कोई 2-3 पॉइंट उठाए, 2-3 लाइन उठाए और डायरेक्टली जो है आंसर में लिख दिए। लेकिन यहाँ पे जो अब कंपटीशन लेवल है, यूपीएससी का लेवल है, तो कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे प्रिसाइजली और एक्यूरेसी अपने थॉट बेस्ड होना चाहिए। थॉट बेस्ड होना चाहिए, पूरा टू द पॉइंट कॉपी भी नहीं करना है, और इवन उसको कॉपी भी नहीं करना, नहीं वर्ड को कॉपी करना है। ये पूरा थॉट बेस्ड होना चाहिए, और अपने लेवल में जितना रिप्रेजेंट कर पाओगे उतना रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना कि जो पेपर यहाँ पे दिए जाते हैं, जो हमें ब्लैंक पेज दिए जाते हैं, तो ब्लैंक पेज को यहाँ पे छोड़ के नहीं आना है। ब्लैंक पेज को हम लोग छोड़ नहीं सकते, और नहीं वहां पे छोड़ के आना है ब्लैंक पेज। जब पूरा पेज दिए रहे हैं, है ना, तो क्यों छोड़ना उस पेज को। तो सिलेबस को ये 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रिहेंशन। तो इन जो पार्ट दिए गए इसको टोटल 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है स्पेशली पूरा एसे के बेस में है। उसके बाद जितना भी टॉपिक बच गया, आर्गुमेंट, प्रीसिस हो गया, ग्रामर हो गया, है ना, डू एज डायरेक्टेड हो गया, ये सब पूरा पार्ट बी के अंदर आते हैं। तो जो पार्ट ए है, तो पार्ट ए में क्या बोला है, इसमें ऐसे पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन विच आर आंसर इन अ लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म। ऐसे को कैसे लिखे जाते हैं बताओ तो, लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म। यहां पे न तो कोई डायग्राम बनाने की जरूरत है, न ही कोई बुलेट पॉइंट में लिखने की जरूरत है। सिंपल जो ऐसे लिखे जाते हैं उसी तरीके से ऐसे लिखना है, न ही कोई इतना ज्यादा हाई फाई इंग्लिश वर्ड यूज करना है। क्योंकि हमें क्या करना है, डायरेक्टली एग्जाम का जो चेक करने वाले हैं उस चेकर के माइंडसेट को पकड़ो। समझ पा रहे हैं, टॉप लेवल का माइंड रखो यार। ऐसा नहीं कि नॉर्मली पढ़ रहे हैं, बस जो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं बस कवर कर, नहीं, टॉप लेवल का माइंड रखो। एग्जामिनर जो चेक करने वाले हैं, जो चेकर रहेंगे, उसका माइंडसेट को पढ़ो। अगर मैं इतना हाई फाई टफ लैंग्वेज वहां पे लिख के आ रहा हूं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जो कि एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा,
है ना। अगर देखो ऐसा नहीं समझना, है ना, तो एग्जामिनर के मान लो, क्योंकि उसको तो पूरा पढ़ना है, कंटिन्यूस पढ़ना है, तो कंटिन्यू पढ़ने के लिए जो नॉर्मल लैंग्वेज चलते हैं उसको यूज करोगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगा। और बार बार जो है इस तरीके से बीच बीच में लेंदी वर्ड यूज कर रहे हैं, टफनेस वाला जो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो जब उसको यूज करेंगे तो बार बार चेकर के माइंड में फिर थोड़ा सा यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होगा, और डायरेक्टली अगर फ्रस्ट्रेशन हुआ तो सीधी सी बात है उसका इम्प्लीकेशन मार्क्स में देखने को मिलेगा, और मार्क्स पूरे यहाँ पे कट डाउन करेंगे। ये माइंड सेट होता है यहाँ पे। तो हमें वहां पे किसको बताना है, हमें जस्ट जो चेकर रहेगा उसका अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए। हमारे जो पैसेज लिखे गए हैं, हमें जो पैराग्राफ दिए गए हैं, उसका आंसर जो कर रहे हो उस आंसर पूरा सिंप्लिसिटी होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, डायरेक्टिव होना चाहिए। डायरेक्टिव का मतलब है कि जैसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर हमें करना है, क्योंकि प्रेशर उतना ज्यादा होता है तो उस समय ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है कि क्वेश्चन पूछे नॉर्थ डायरेक्शन में है, आंसर दे रहे हैं साउथ डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके का ना हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है प्रैक्टिस का। ये जितना ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। तो लॉन्ग नैरेटिव फॉर्मेट में लिखना है। एक वर्ड जोड़े गए हैं यहाँ पे, नैरेटिव। नैरेटिव मतलब क्या होता है? स्टोरी। नैरेटिव मतलब स्टोरी। अब ये स्टोरी हर एक डायमेंशन में हो सकता है। सोसाइटल डायमेंशन, है ना, एग्रीकल्चर है तो वहां का डायमेंशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोसाइटल के साथ इकोनॉमिकली, ठीक है, जियोपॉलिटिकली। तो ये क्वेश्चन ऊपर डिपेंड करेगा कि डायमेंशन कैसा होगा, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लॉन्ग होना चाहिए, नैरेटिव फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो ऐसे लिखते हैं तो ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 80 मार्क्स का ऐसे पूछे जाते हैं। द इंडिकेट टॉपिक और मॉडर्न, देखो अब यहाँ से सिलेबस हो रहा है ना, पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आएगा, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में स्पेशली जो फ्रीडम स्ट्रगल है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमें ये नहीं कवर करना है कि बुद्धिज्म को पढ़ के जा रहे हैं, जैनिज्म को पढ़ के जा रहे हैं, है ना, महाजनपद के बारे में, मुगल सल्तनत के बारे में, हमें ये कवर करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में खुद बोले हैं कि टॉपिक और मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी पूरे को नहीं पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमें पूरे को नहीं पढ़ना है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसी को बस यहाँ पे कवर करके जाना है, बस दैट्स इट। उसके बाद जियोग्राफी हो गया। अब जियोग्राफी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है ये सब पूरे कवर करेंगे, है ना, 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो जियोग्राफी हो गया। अब जियोग्राफी से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? अभी जो न्यूज में चल रहा है उसको लिंक करना है। स्टैटिक तो है ही है, स्टैटिक के साथ हमें करंट लिंक करना है। क्वेश्चन अगर करंट वाले आ रहे हैं तो स्टैटिक भी इंक्लूड करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन स्टैटिक वाले आ रहे हैं तो उस पर करंट भी इंक्लूड करना पड़ता है, तब जाके एक सुटेबल आंसर राइटिंग यहाँ पे लिख के आता है ना। जितना भी टॉपर्स हो उसका आंसर कॉपी देखोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, या फिर जिसका पेपर 2 में सबसे ज्यादा मार्क्स है उसका भी आंसर कॉपी देखोगे, मॉडल आंसर, तो समझ आ जाएगा वहां पे। ठीक है। तो जियोग्राफी में जितने भी टॉपिक चलते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंज हो रहे हैं, है ना, कोई न्यू स्पीसीज आ गए तो उसके बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी हो गया, और ये जितना जो जीएस में लिखे हुए हैं मोस्टली अगर ये न्यूज में है तभी सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसको कवर कराऊंगा, है ना, आगे क्लासेस में सबको कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं। बाकी सिक्योरिटी टर्म तो अपने लेवल में बहुत बड़ा टर्म है, उसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको कवर करेंगे। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी को कवर करने के साथ साथ जो अदर सिक्योरिटी उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ह्यूमन राइट इश्यू हो गया, एनालिटिकल एबिलिटी हो गया, इसके बारे में सब हमें कवर करने की जरूरत है। तो ये सिलेबस है जो कि स्पेशली एसे के लिए है ना। ये केवल एसे का ही सिलेबस अभी तक जो डिस्कस किए हैं। लेकिन जो पार्ट बी है, अब ये पार्ट बी जिसमें से कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे, प्रिसिज राइटिंग पूछे जाएंगे, है ना, फिर अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल हो गए। देखो पेपर जी इसमें जो स्पेशली पार्ट 2 का अगर बात करें, पार्ट 2 में जितना भी यहाँ पे जो फ्री के मार्क्स मैं बार बार बोल रहा हूँ पूरा ग्रामर पोर्शन है। जिसका भी इंग्लिश अभी तक जो है कमजोर है, वीक है, तो अभी भी हमारे पास रफली जो है 120 डेज का टाइम है। 120 डेज में डेली जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड होता है इंग्लिश बूस्टर और वोकैबुलरी बूस्टर। एक बार दोनों को फॉलो कर लेना, बहुत हद तक जो है इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसी के हिसाब से वहां पे डिजाइन कर रहे हैं।
तो अच्छे से समझ आ जाएगा और पूरा लेटेस्ट वाले वर्ड वहां पे इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि द हिंदू हो गया या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो गया, वहां से पिकअप कर करके। ठीक है, तो पार्ट बी में कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे, प्रेसिस इसमें तो सब में जो है वन बाय वन करके आएंगे। अभी तो कॉम्प्रिहेंशन बस बता रहे हैं, प्रेसिस इस तरीके के पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर इसका वन टॉपिक होगा, वन लेक्चर कवर करेंगे इसमें, क्योंकि ऐसा ही इसको कवर नहीं कर सकते, हवा हवाई बातें यहाँ पे नहीं करना है। फिर अदर कम्युनिकेशन स्किल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश। अच्छा याद रखना कि ये जितना भी ऐसे को छोड़ के जितना भी अटेम्प्ट करोगे पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में ही यहाँ पे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो जितना भी टॉपिक यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गया, प्रेसिस हो गया, काउंटर आर्गूमेंट हो गया, फिर सिंपल जो ग्रामर पूछे जाते हैं, फिर एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज टेस्टिंग के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका प्रॉपर सिलेबस है, जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। लग रहा है सिलेबस कितना छोटा है, लेकिन बहुत ज्यादा ये ब्रॉड है ना। 3-4 लाइन में पूरा सिलेबस को डिफाइन कर दिया और यहीं से पूरा 3 घंटे यहाँ पे लिखना पड़ता है और यहीं से एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझ आ गया ये, है ना, सिलेबस समझ आ गया, यही सिलेबस से आते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा पेपर का जो है ओरिएंटेशन बता देता हूँ कि किस तरीके से एक्चुअल अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। तो सबसे पहला जो पार्ट आते हैं, पहला क्वेश्चन आते हैं जिसमें से ए से पूछे जाते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके सबको तो कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ, ओवरव्यू कवर कर लेते हैं, ताकि जब नेक्स्ट क्लास होगा तो वहां से और अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे पूछे जाएंगे, टोटल 6 ऐसे दिए रहते हैं और इसमें से जो है कितने ऐसे लिखना पड़ता है, यहाँ पे 4 ऐसे लिखना है, डायरेक्शंस को कवर करना है। लेकिन एक दिक्कत आता है यहाँ पे, ऐसे तो दे दिए हैं, इसका डायरेक्शंस कैसे हो और स्टार्ट कहाँ से करो, लिखे क्या इसमें, ये सबसे बड़ा जो है दिक्कत आता है, चैलेंजेस काम आता है, वो यही आता है कि एक्चुअल में इसका ओरिएंटेशन ले कैसे। ठीक है, क्योंकि देखो इंट्रो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, इस क्लास में कवर कर रहे हो, मैं यही बोलूंगा, है ना, मेरे साथ हो, मैं यही बोलूंगा, इंट्रो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है इंट्रो लिखना। इंट्रो या तो ऐसे से स्टार्ट, सॉरी ऐसे बोलता हूं, फैक्ट से स्टार्ट कर लो, हिस्टोरिकल पॉइंट से स्टार्ट कर लो, कोई न्यूज है वहीं से स्टार्ट कर लो, सब वैसे ही करते हैं, या फिर कोट पता है तो कोट से स्टार्ट कर लो। ठीक है, मेन चैलेंजिंग काम आता है इसका बॉडी को स्ट्रक्चर करना, ध्यान से समझना, बहुत ओरिएंटेशन और थोड़ा सा हट के मैं यहाँ पे व्यू पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग स्टार्ट कैसे करें इंट्रो से, ये लिख लो वो लिख लो, इंट्रो कोई चैलेंजिंग काम नहीं है, वो तो बस नॉर्मली काम है ना। मेन काम आते हैं इसका बॉडी, और सबसे ज्यादा जो मार्क्स है, जैसे कि 10 मार्क्स है तो 7 to 8 मार्क्स जो अकेले स्कोर करते हैं वो बॉडी पोर्शन यहाँ पे स्कोर करते हैं। अब बॉडी में लिखे क्या, क्योंकि बॉडी में लिखने के लिए कई डायमेंशन होते हैं, सोसाइटल डायमेंशन हो गया, वुमेन डायमेंशन हो गया, है ना, उसी के साथ कोई जजमेंट आया है उसको ऐड करना है, स्कीम्स को ऐड करना है, सॉल्यूशन देना है, चैलेंजेस लिखना है। तो इस पॉइंट में हम लोग अरेंज कैसे करें, ये सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंजेस होता है, इस चैलेंजेस को यहाँ पे टेकल करेंगे, है ना, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है इसमें। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इस एग्जांपल के थ्रू पूरा यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो पहला यहाँ पे एग्जांपल है कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, पहला क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो है 2025 लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, आई थिंक ये 2026 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अब यहाँ पे इंट्रो लिखोगी। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रो किसके बारे में, इसमें मेन पॉइंट कौन सा है, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंट्रो लिखोगे तो कोई चैलेंजिंग काम है क्या, बिल्कुल चैलेंजिंग काम नहीं है, चैलेंजिंग हम लोग बना रहे हैं एक्चुअल में, कि इंट्रो को कोड से स्टार्ट करोगे तभी से नंबर मिलेगा, हिस्टोरिकल पॉइंट दोगे तभी से नंबर मिलेगा, फैक्ट्स लिखोगे तभी से नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इंट्रो 2 लाइन में लिखना पड़ता है, 2 से 2.5 लाइन में इंट्रो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके लिए क्या इतना मतलब ये लिखो वो लिखो, नहीं, उतना चैलेंजिंग काम नहीं करना है अपने को। मेन जो चैलेंजिंग फेस करना है, जितना टेंशन लेना है वो बॉडी के लिए लो, इंट्रो के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि कंक्लूजन के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन जो टेंशन मिलेगा वो बॉडी के लिए टेंशन लो। ठीक है, अगर टेंशन लेना ही है तो बॉडी के लिए टेंशन लो, क्योंकि ये जो बॉडी वाले पोर्शन है ना, यही तो पूरा मार्क्स है, यही तो यहाँ से जितना मार्क्स फेच करते हैं मोस्टली यही से हम लोग फेच कर पाएंगे। तो साइबर सिक्योरिटी है, तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में कोई डाटा है हमारे पास, तो डाटा लिख दो इंट्रो में।
या फिर कोई हिस्टोरिकल पॉइंट पता है तो उसको ऐड कर दो, ठीक है, इंट्रो में उसी को यहाँ पे इनकलकेट कर दो। और हो सके क्योंकि यहाँ पे दो चीज जुड़ा हुआ है ना, इंट्रो लिखोगे तो ध्यान में वही रखना, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। या तो साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफॉर्मेशन दोनों को मिक्स करके लिख दो कि साइबर सिक्योरिटी का या फिर कोई डाटा है, इतना यहाँ पे केसेस देखने को मिलता है दैट लीड्स टू डिजिटल इंफॉर्मेशन और बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। इस तरीके से जब दोनों पॉइंट को लिंक करोगे तो पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिंक हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन अगर 1 मार्क्स देंगे, पूरा 1 मार्क्स का होगा तो 1 आउट ऑफ 1 मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने हर एक पॉइंट को टच किया। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी भी कवर किए हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन भी कवर किए हैं। पॉइंट को समझो, यहाँ पे प्रैक्टिकली समझो, एग्जामिनर जो चेकर रहेगा उसका माइंडसेट को पकड़ो। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का डाटा लिख रहे हो, उसको लिंक कर दो डिजिटल इंफॉर्मेशन से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल देखो, सेकेंड क्वेश्चन है कल्चरल डिप्लोमेसी और वर्ल्ड पीस। अगर हम लोग अच्छे तरीके से कल्चरल डिप्लोमेसी करते हैं तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड पीस आएगा। इस तरीके से डाटा के फॉर्म में लिख लो, है ना। इफ एनी कंट्री प्रमोट कल्चरल डिप्लोमेसी देन नो डाउट बोथ कंट्री आर डिपेंडेंट, या फिर ऐसे लिख सकते हो, है ना, आर डिपेंडेंट आर कनेक्टेड टू ईच अदर दैट लीड्स टू वर्ल्ड, या फिर दैट लीड्स टू वर्ल्ड पीस। समझ आ रहा है। तो ये एक बेस्ट तरीका है कल्चरल डिप्लोमेसी और वर्ल्ड पीस, क्योंकि यहाँ पे दोनों को लिंक कर दे रहे हैं ना हम लोग। ना तो हम लोग कल्चरल डिप्लोमेसी बस को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, नहीं वर्ल्ड पीस को टारगेट कर रहे हैं, अलग अलग दोनों को नहीं कर रहे हैं, दोनों को मर्ज कर दो, एक साथ करके इंट्रो लिख लो। ये कितना बेस्ट तरीका है यहाँ पे इसको पूरे को हैंडल करने का, है ना। कल्चरल डिप्लोमेसी और वर्ल्ड पीस दोनों को इनकलकेट कर लिए हो। जैसे कि यहाँ पे और देख लो, इंट्रोडक्शन अभी कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन को ही फिनिश कर देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर से हो रहा है, तो ऐसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन बना दो, ये बेस्ट तरीका होगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चंस का हर एक सेक्शन को देखो कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे कहाँ से रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट दे रहे हैं, ध्यान रखना, क्लाइमेट चेंज है और इंडियन एग्रीकल्चर है, दोनों पॉइंट को यहाँ पे मर्ज करना है। अभी बात हम लोग इंपैक्ट हुआ, निगेटिव हुआ, डिसएडवांटेज हुआ, उसके बारे में ध्यान नहीं रखना है अगर इंट्रो लिख रहे हो तो। लेकिन अब आते हैं बॉडी पोर्शन में। बॉडी पोर्शन का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अभी तो ओवरव्यू दे रहा हूं, लेकिन जब एसे का प्रिपरेशन करेंगे, एसे का भी क्लास होगा, तो उसमें सब समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में लिखना क्या होता है, एसे में कैसे लिखना है। रिपोर्ट का अलग से क्लास होगा, इसी क्लास के थ्रू यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाले हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन इस क्लास का टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, नोटिफिकेशन सब वहीं पे पता चल जाएगा। चलो अब एक एग्जांपल यहीं पे लेते हैं कि बॉडी को कैसे इंक्लूड करना है, क्या क्या चीज यहाँ पे एमलगमेशन करना है। और एक चीज और ध्यान रखना है, हमें ये रट के नहीं जाना है बॉडी पोर्शन में। ऐसा होता है ना कि देखो बोल दिए रहते हैं कि बॉडी पोर्शन में सोशल एस्पेक्ट ऐड करोगे, है ना, उसके साथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट हमें जो है बॉडी में लिखना पड़ेगा, चैलेंजेस लिखोगे, ठीक है, चैलेंजेस लिखना पड़ेगा, चैलेंजेस लिखोगे तो सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन के बाद अगर कोई जजमेंट दिए गए हैं तो जजमेंट लिखोगे, ये भी लिख दिए। इसके बाद जो है कोई स्कीम्स है तो स्कीम भी लिख दिए। अब मैं ये पॉइंट अगर मैं ऐसे ही बोल के जाऊं और ये रियल में ये टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, अब ये बताओ कि इसमें सोसाइटल, इकोनॉमिक, चैलेंजेस, सॉल्यूशन, जजमेंट, स्कीम सब में इंक्लूड होगा क्या, कर पाओगे क्या, एक्चुअल में नहीं होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो डायमेंशंस मैं दे रहा हूँ यहाँ पे पूरा गलत है, ये डायमेंशन गलत नहीं है, लेकिन कौन सा डायमेंशन एक्चुअल में यहाँ पे यूज होगा उसको यूटिलाइज करना है। इससे अलावा और कई डायमेंशन है, लेकिन हर एक डायमेंशन को लिखने का क्या उतना वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट तो यहाँ पे केवल 300 दिए गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी है, ध्यान से समझना, साइबर सिक्योरिटी है तो साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि यहाँ पे मैं सोशल एस्पेक्ट भी लिख सकता हूँ साइबर सिक्योरिटी का, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी लिख सकता हूँ, चैलेंजेस, सॉल्यूशन ये भी लिख सकता हूँ, जजमेंट लिख सकते हैं, स्कीम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिट कम है, वर्ड लिमिट कम है। तो सबसे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी का डिसएडवांटेजेस किसको झेलना पड़ेगा, सोसाइटी को, सोसाइटी के बाद इकोनॉमी को झेलना पड़ेगा।
पॉलिटिकली झेलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसी के द्वारा ही तो हो रहा है, उसी के वजह से तो हो रहा है। तो पॉलिटिकली बाद में लिखना, लेकिन हमें पीपल ओरिएंटेड होके लिखना है। थॉट जो प्रोसेस होना चाहिए थोड़ा सा पीपल ओरिएंटेड करना, और ये थॉट प्रोसेस पूरा चेंज होना चाहिए क्वेश्चन वाइज, क्योंकि ऊपर बोले गए हैं सिक्योरिटी के बारे में, लेकिन अदर क्वेश्चन यहाँ पे कल्चरल डिप्लोमेसी बोले गए हैं, तो थॉट प्रोसेस यहाँ पे इमीडिएटली चेंज होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। अब ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी बता रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताना है, पूरा निगेटिव निगेटिव भर के नहीं आना है बॉडी सेक्शन में, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस बताना है, टू दी पॉइंट लिखना है, 300 बस वर्ड होता है। जब लिखोगे ना तो माइंड में ऐसा होता है कि माइंड में कुछ नहीं आए तो कुछ नहीं आता, माइंड में आए तो ऐसे माइंड में इतना सारा आइडिया आता है कि 300 वर्ड भी कम हो जाते हैं, ये सिनारियो होता है। तो हमें क्या लिखना है, सेंटेंस क्या बोले हैं, स्टेटमेंट बोले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जो साइबर सिक्योरिटी है उसका हमें इंपॉर्टेंस लिखना है इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे डिजिटल इंफॉर्मेशन को ऐड करने की जरूरत है। यहां से हमें क्लू मिलेगा। सोसाइटल इकोनॉमिक चैलेंजेस सॉल्यूशन वो तो बात की बात है, लेकिन उसका फ्लो कैसे मेंटेन करोगे। अब ये फ्लो मेंटेन करने के लिए हमें डिजिटल इंफॉर्मेशन का कोट करना पड़ेगा, डिजिटल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कोट करने पड़ेंगे। अब डिजिटल इंफॉर्मेशन में कोट क्या करोगे, सोसाइटी कोट करोगे, नहीं ये तो काम नहीं आया। इकोनॉमी कोट करोगे, ये भी काम नहीं आएगा, ये सब कुछ काम नहीं आने वाले। लेकिन एक चीज काम आएगा यहाँ पे कि कोई रूल्स हैं, आईटी एक्ट हो गया, इस तरीके के जो रूल्स है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे। कोई स्कीम्स ला रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको यहाँ पे इंक्लूड करना है, क्योंकि डिजिटल इंफॉर्मेशन में बताओगे क्या, ऐसा थोड़ी ना बताओगे कि कंप्यूटर का ओरिजिनेट हो गया है, हाई स्पीड कंप्यूटर आ रहे हैं, उसका जरूरत नहीं है इसको। एग्जामिनर जो चेकर रहेंगे ये सब इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए उसको। डिजिटल इंफॉर्मेशन का मतलब ही वही होता है कि कंप्यूटर्स आ चुके हैं, मॉडर्न एज आ चुके हैं, अब उसको हमें जो है किस तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस पूछे गए हैं। तो ये रूल्स और रेगुलेशन बताने की जरूरत है यहाँ पे, ना कि कंप्यूटर मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी आ गए हैं, है ना, सेमीकंडक्टर आ रहे हैं, नहीं उसके बारे में जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो क्या करोगे, इंपॉर्टेंस बताओगे साइबर सिक्योरिटी का। अब कैसे बताओगे इंपॉर्टेंस, इसके लिए दिए है ना, देखो यहाँ पे डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो अब मैं बताऊंगा ये जो पॉइंट लिखा हूं ना, सोसाइटल इकोनॉमिकल चैलेंजेस, इन सबको भी थोड़ा सा कोट करते हुए चलना, इससे एक लय यहाँ पे, एक लय जो होता है, एक जो फ्लो होता है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा। पैराग्राफ में इसको लिखोगे और थोड़ा सा कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज करना, है ना, कनेक्टिंग वर्ड्स जैसे कि आल्दो हो गया, है ना, बिकॉज हो गया, इस तरीके के जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उसको यहाँ पे यूज करने की जरूरत है हमें, ठीक है। फिर आता है लास्ट पॉइंट जो है कंक्लूजन। यहाँ तो पूरा ऐसे का ही क्लास हो गया, है ना। कंक्लूजन में इस पॉइंट को यहाँ पे बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अभी तो हम लोग ऐसे का ओवरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद अदर जब क्लास करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो बाकी का भी ओवरव्यू ले लेंगे इसी तरीके के, क्योंकि ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो कंक्लूजन में क्या करोगे कि कंक्लूजन में इधर उधर दिमाग मत लगाना, सिंपल से बात, कोई चैलेंजेस बता दो, चैलेंजेस का सॉल्यूशन बता दो। डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिस चैलेंजेस गवर्नमेंट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और गवर्नमेंट शुड डू दिस, या फिर गवर्नमेंट शुड रन दिस प्रोग्राम, इस तरीके से जो है पॉजिटिव में एंड कर देना। चैलेंजेस बता के पॉजिटिव उसका सॉल्यूशन करके एंड कर दो, चैलेंजेस बता के सॉल्यूशन बता के उसका एंडिंग कर दो कंक्लूजन का, सिंपल सा। या फिर कोई कोट होगा तो वहां से कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली जो कोट होता है वो इंट्रोडक्शन के लिए ज्यादा सूटेबल रहते हैं, ठीक है। अगर कंक्लूजन में करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बेस्ट मेथड वही होता है। या फिर कोई फैक्ट्स हैं तो फैक्ट्स के फॉर्म में कंक्लूजन को एंड कर दो, जैसे कि अभी बताया कि चैलेंजेस बता के उसका सॉल्यूशन दे के एंड कर दो, ये बेस्ट मेथड होता है, ऐसे ही इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल दे दूं क्या, चलो सेकेंड वाला एग्जांपल देते हैं ऐसे का। देखो कल्चरल डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड पीस इस तरीके के हैं। अब इसका कैसे कल्चरल डिप्लोमेसी और वर्ल्ड पीस का इंट्रो लिखोगे, अब बता चुका हूं, दोनों को मर्ज कर देना, है ना, वहां से इसका इंट्रो बन जाएगा। अब बॉडी पोर्शंस को यहां से कैसे स्टार्ट करोगे, ये जो क्लास ऐसा नहीं समझना कि ऐसे का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, इसका इंडिविजुअल क्लासेस करेंगे, वहां पे और अच्छे समझ आएगा, क्योंकि फॉर्मेट भी डिस्कस करना है।
तो जो कल्चरल डिप्लोमेसी और वर्ल्ड पीस यहाँ पे एक्चुअल में बोले गए हैं, तो दोनों पॉइंट को डिस्कस करना है, क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, तो 2 पॉइंट यहाँ पे हैं, तो इसका चैलेंजेस भी हो सकते हैं और चैलेंजेस का साथ सॉल्यूशन भी देना है। अब चैलेंजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, सोसाइटल सेक्टर में भी चैलेंजेस हो सकते हैं, इकोनॉमिकल सेक्टर यहाँ पे भी चैलेंजेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल सेक्टर में भी चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो वर्ड है ना, जो बॉडी में डायमेंशंस को डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ वर्ड लिखा भी दिया हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब ऐसे का करेंगे तो वहाँ पे और लिखा दूंगा। तो इस तरीके से जो है अच्छे तरीके से इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है पूरा पहले बात 4 ऐसे लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है आर्गुमेंट का। अब देखो ये आर्गुमेंट का, जिसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 आर्गुमेंट लिखना होता है, 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। पहले तो पूरा पेपर का ओवरव्यू ही करा देते हैं। इसके बाद जो है इस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग करना पड़ता है ना, 10 मार्क्स के आते हैं, 2 रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पे करना होता है, कवर करना होता है। और बेसिकली यहाँ पे जो न्यूज़ चल रहे हैं वहीं से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे प्रेसिज आते हैं, प्रेसिज इस तरीके से जो कि 1/3 में लिखना होता है। इसका एक अच्छे तरीके से मैं मैजिक बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, या फिर कुछ भी बोल लो, इसको कुछ भी नाम दे लो, जिसे बहुत आसानी से वर्ड को कन्फाइन कर सकते हो। क्योंकि प्रेसिज में सबसे बड़ा और सबसे चैलेंजिंग जो काम होता है वो वर्ड लिमिट को मेंटेन करना, क्योंकि यहाँ पे बॉक्सेस में लिखा हुआ होता है। यूपीएससी का एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, बॉक्स में यहाँ पे लिखना होता है, तो वहाँ पे भी कई रूल्स से रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो जाते हैं। निगेटिव मार्किंग से बचना है तो ये सब कवर करना पड़ेगा। फिर पैसेज हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, जो कि स्कूल लेवल का कॉम्प्रीहेंशन नहीं होता है, इसको अपने वर्ड में लिखना होता है, ये सब फ्री के मार्क्स वाले हैं। फिर डू एज डायरेक्टेड आएगा, ये भी पूरा फ्री वाले मार्क्स हो गए, ठीक है। तो उसके बाद जो है 6 में पूछे जाएंगे, जो कि इस तरीके के फ्रेजल वर्ब हो गए, इसको पूछे जाते हैं। इसका हालांकि डेली जो है इंग्लिश वोकैबुलरी बूस्टर अपलोड होता है टेलीग्राम में, तो वहाँ से आराम से कवर हो जाएगा। फिर अननेसेसरी चेंजेस करते हुए हमें सेंटेंस फॉर्मेशंस करना होता है, इस तरीके से। तो यहाँ तक देखो एक्चुअल में हम लोग डिस्कस क्या किए हैं, डिस्कस ऐसे के बारे में कई हद तक अब पता चल गया होगा, क्योंकि ऐसे अकेले ही यहाँ पे 80 मार्क्स कवर कर रहे हैं, और ऐसे को अगर अच्छे से लिखोगे तो फिर मार्क्स बूस्ट हो जाएगा। तो ऐसे का कुछ इंपॉर्टेंट ओवरव्यू देखे हैं, है ना, प्लस सिलेबस को कवर कर चुके हैं, और एक पूरा पेपर कैसे आता है उसको यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में नोटिफिकेशन अपलोड हो जाता है, वहीं पे अपडेट होता है, तो ज्वाइन कर लेना, है ना, हर एक चीज वहीं पे पता चलता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।